जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 वर्ग 16 के तत्व पढ़ा रहा हूं और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है ओजोन, जिसे हम O3 से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओजोन के सामान्य गुणों के बारे में जानेंगे और कैसे हम ओजोनाइड विधि द्वारा ओजोन का निर्माण करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के लास्ट में ओजोन और ऑक्सीजन के स्थायित्व की तुलना करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यदि हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो अपर रूप क्या होता है? जब एक तत्व का प्रकृति में एक से अधिक रूप होता है तो उसे हम बोलते हैं अपर रूप। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑक्सीजन के एक अपरूप O2 जिसे हम डाइऑक्सीजन कहते हैं और ऑक्सीजन का दूसरा अपर रूप है ओजोन, जिसे हम O3 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो अपर रूप है ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो आप सभी ने ओजोन सतह के बारे में सुना होगा। तो हमारे पृथ्वी सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है। वायुमंडल में इस भाग को हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। तो ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है। और यदि ये पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो ये जंतु एवं पौधों को हानि पहुंचाती है। तो ओजोन परत हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन बनाने की विधि के बारे में। तो ओजोन का निर्माण डाइऑक्सीजन से होता है, ठीक है। तो डाइऑक्सीजन से कैसे ओजोन बनता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो शुद्ध ऑक्सीजन की शुष्क धारा को नीरव विद्युत विसर्जन, जिसे हम इंग्लिश में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, की मदद से मंद वेग से गुजारने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होता है, आइए इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमने O2 लिया यानी कि डाइऑक्सीजन लिया और इसे हमने गुजारा नीरव विद्युत विसर्जन से। और जब हमने इसे नीरव विद्युत विसर्जन से गुजारा तो यहाँ पर हमें ओजोन प्राप्त हुआ। तो ओजोन प्राप्त हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है जिसकी वैल्यू है प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल। तो इस अभिक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए और ये सूखा होना चाहिए। यानी कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन की शुष्क धारा यानी कि ड्राई फ्लो में इसको क्या करना है, नीरव विद्युत विसर्जन से गुजारना है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि नीरव विद्युत विसर्जन क्या है, तो इसे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी क्यों है। तो आइए समझते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी क्यों है। तो इस अभिक्रिया के ऊष्माशोषी होने का दो मुख्य कारण है। आइए पहला कारण समझते हैं। तो पहला कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है यानी कि जो O2 है, इनमें दो ऑक्सीजन है और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इन दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक हम इनके दोनों बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे तब तक नया रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ओजोन का निर्माण नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए इन दोनों ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहला कारण तो ये हुआ। वही बात करें हम दूसरे कारण की, तो यहाँ पर जो डाइऑक्सीजन है यानी कि जो O2 है वो बहुत अधिक स्थायी है, जबकि O3 यानी कि ओजोन कम स्थायी है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी अभिक्रिया में स्थायित्व की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है, परंतु यहाँ पर अभिक्रिया में स्थायित्व में वृद्धि न होकर स्थायित्व में कमी आ रही है। तो स्थायित्व में कमी होने का मतलब यह है कि यह एक प्राकृतिक अभिक्रिया नहीं है। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इस कारण यहाँ पर हम ऊष्मा देते हैं। इस कारण यह अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो डेल्टा H है वो है पॉजिटिव। तो ये बात हुई ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जो यूज़ किया हुआ है नीरव विद्युत विसर्जन यानी कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसा कि अभी पीछे हमने देखा कि यह अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है,
क्योंकि ऑक्सीजन का ओजोन में जो परिवर्तन होता है वह एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अतः इस प्रक्रिया में नीरव विद्युत विसर्जन, तो नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब है स्पार्क रहित विद्युत विसर्जन का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि यह एक अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब यदि हम स्पार्क वाले विद्युत विसर्जन का उपयोग करते हैं, तो जब हम स्पार्क वाले विद्युत विसर्जन का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो O3 जो है वो ऑक्सीजन में बदल जाएगा, यानी कि यह अभिक्रिया आसानी से नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो यदि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यह अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया की ओर अग्रसर नहीं होगी। आपने क्लास 11th में ला सातलिए का नियम पढ़ा होगा, और उस नियम के अनुसार ही यह अभिक्रिया कार्य करेगा। तो इस अभिक्रिया में हम नीरव विद्युत विसर्जन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न न हो, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होने से जो ओजोन है वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होने लगेगा। तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने की प्रक्रिया के लिए हम विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ओजोनित्र यानी कि ओजोनाइज़र कहते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप सीमेंस ओजोनाइज़र देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, और ये टीन की जो पत्ती है उससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये कहीं भी आपस में एक दूसरे से आपको जुड़े हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर कहीं भी स्पार्किंग नहीं होगा। तो जब हम बैटरी के माध्यम से यहाँ पर हाई वोल्टेज पास करते हैं, और इस साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको होल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जब हम ऑक्सीजन को पास करते हैं तो ये ऑक्सीजन जब हाई वोल्टेज में जाता है तो ओजोन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजोन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओजोनाइज्ड एयर लिखा हुआ है। तो ओजोनाइज्ड एयर क्या होता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने उपकरण देखा जो कि ओजोनाइज़र है, इसे हम सीमेंस ओजोनाइज़र कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा कि ऑक्सीजन जो यूज़ हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा जो हमने ओजोन बनाया है, केवल 10% मात्रा ही ओजोन में बदलता है। अर्थात ओजोनाइज़र से जो प्राप्त गैस है उसमें ऑक्सीजन और ओजोन दोनों का मिश्रण होता है, जिसे हम ओजोनित ऑक्सीजन यानी कि ओजोनित वायु, इंग्लिश में जिसे ओजोनाइज्ड एयर कहते हैं, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ओजोनाइड एयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ओजोन जिस नली से निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, यानी कि यह ऑक्सीजन और ओजोन दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ओजोनाइज्ड एयर। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है ओजोन तथा ऑक्सीजन के स्थायित्व की तुलना। तो जैसा कि अभी पीछे हमने देखा कि ओजोन की अपेक्षा जो ऑक्सीजन है वो बहुत अधिक स्थायी है। तो आइए इसे हम ऊष्मागतिकी द्वारा समझते हैं। तो यदि हम ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं तो वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो वह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन से होकर गुजारते हैं तो ओजोन गैस बनता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और उसका मान है डेल्टा एच प्लस 142 किलो जूल पर मोल। अब यदि हम इसी अभिक्रिया को उल्टा कर दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो अपोजिट साइन की हो गई, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस 142 किलो जूल पर मोल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि यह अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्मा छेपी हो गई। जबकि हमने देखा कि जब हम ऑक्सीजन से ओजोन बना रहे थे वह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसी का अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि ओजोन से जब हम ऑक्सीजन बनाएंगे तो यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। और यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हुई तो यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर और बात करते हैं एंट्रोपी की। तो इस अभिक्रिया में ओजोन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है यानी कि जो ओजोन है इसके मोलों की संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 3 है, यानी कि इस अभिक्रिया में मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पर अव्यवस्था में वृद्धि होती है, और अव्यवस्था में वृद्धि होने का मतलब कि एंट्रोपी, जिसे हम डेल्टा एस कहते हैं,
उसमें भी वृद्धि होती है और जो डेल्टा एस होता है उसका वैल्यू धनात्मक होता है। तो ओजोन के ऑक्सीजन में परिवर्तन क्रिया में एंट्रोपी में वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा एस धनात्मक होता है। तो उम्मीद है कि आपको ऊष्मागतिकी के ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों टॉपिक को हम एक फार्मूले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी है ये है गिब्स फ्री एनर्जी, और इसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह अभिक्रिया उतनी ही स्वतः परिवर्तित होती है। तो यदि हम बात करें ओजोन के ऑक्सीजन में परिवर्तन की, तो जो डेल्टा एच का मान है वो आपका ऋणात्मक होता है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, यानी कि अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है। वहीं हम बात करें डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस का मान जो है वो धनात्मक है, क्योंकि जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। अब इस इक्वेशन में यदि हम डेल्टा एच की वैल्यू माइनस रखें और डेल्टा एस की वैल्यू प्लस रखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो डेल्टा एस जो पॉजिटिव था वो माइनस हो जाएगा, और डेल्टा एच अगर हम माइनस रखते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू माइनस आएगी। ठीक है, और माइनस माइनस वैल्यू क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और वैल्यू हमारी जो डेल्टा जी की है वो माइनस में आ जाएगी। और डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक होता है तो ओजोन का ऑक्सीजन में जो परिवर्तन होता है वो स्वतः आसानी से होने लगता है। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया उसी ओर अग्रसर होती है जिधर की स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो आइए पहले इसे लिखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ओजोन की अपघटन क्रिया के लिए डेल्टा एच ऋणात्मक तथा डेल्टा एस धनात्मक है, अतः डेल्टा जी का मान प्रबल ऋणात्मक होगा, अर्थात ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन स्वतः परिवर्तित होगा। तो आइए पीछे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो डेल्टा जी का मान है अधिक ऋणात्मक होगा, और डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक होने का मतलब जो ओजोन है स्वतः ऑक्सीजन में परिवर्तित होगा। और हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो यदि ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से स्वतः होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से अधिक स्थायी है। उम्मीद है कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा।